बात की जाए बिजली की कीमतों की, तो हमारे अवाम तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और अब एक और नया सरप्राइज हमें मिला है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। बताइएगा कि हुक्मरान जो हैं अवाम से चाहते क्या हैं? जी पहले तो मेरा ख्याल है हम हुक्मरान जो हैं, हमारा भी ताल्लुक हुक्मरान घराने से है। सो हम आप सबका मेरी मुराद है जी। वो जो अशराफी है ना, जो 3-4% है, तो हमें पेट्रोल 400 का हो जाए 500 का हो जाए शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आवाम, यानी मैं कहना एक्चुअली ये चाह रहा, जो आवाम के नुमाइंदे हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आवाम बेचारे वो जलील हो रहे हैं, और वो जलील हो रहे हैं अवामी नुमाइंदों की गलतियों से, उनकी मुजरिमाना जो गफलतें हैं और उनकी खुद गर्जाना पॉलिसियाँ हैं। ये एक घन चक्कर है, इसमें अवाम को इन्होंने फंसा दिया है। मैं तो बार बार सोचता हूँ कि अगर छोटी छोटी बातें भी आप ले लें कि इसहाक डार साहब जब वापस आए थे साल पहले, तो उसमें उनके 50 करोड़ रुपए का एक अकाउंट था, वो अनफ्रीज हुआ था क्योंकि नैब ने उसको मुंजमद किया हुआ था। तो मैं आजकल इस जवाब की तलाश में हूँ कि वो जो 50 करोड़ रुपए हैं, क्या अभी भी उसी अकाउंट में पड़े हुए हैं या वो मार्केट से डॉलर खरीद के बाहर भेजे जा चुके हैं। तो ये वो अलमिया है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से अवाम गालिब अक्सरियत जो है वो इस वक्त चीखो पुकार कर रही है, और डिलेमा इस वक्त ये है कि आपने अवाम की जान बचानी है या फिर IMF की शराइत पूरी करनी है। ये एक मखमसा है, और जो कि सीधा सीधा हुक्मरान घरानों की, हमारे जो हुक्मरान रहे हैं 75 साल में, उनकी पे दर पे गलतियों की वजह से ये खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इम्तियाज़ गुल साहब, थोड़े से अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकें तो ये सवाल मेरा ये है सर कि ये हमारी नालायकी है जिसकी वजह से हम इस सूरत हाल में फंसे हुए हैं, या फिर बिलखसूस जब हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ी हैं सर, या उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? मैंने तो अपना इब्तदाई ऐसे दे दिया था कि वो सख्त भी ना हो और आप समझ भी जाएं। ये हमारी बेवकूफ़ियाँ नहीं, हमारी मुजरिमाना गफलत है जिसके बायस ये सारा कुछ हो रहा है। पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट में गुज़िश्ता 2-3 महीने के दौरान तकरीबन वैसी ही हैं। यहाँ पे हर महीने आपको 15-20 रुपए का एक टीका लगा दिया जाता है, और ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत तो नहीं है ना, इसमें बिजली चोरी और बिजली जो मुफ्त की मिलती है, चाहे वापडा ISCO के जितने भी LESCO के मुलाजमीन हैं उनको, या फिर सरकारी दफातर में, या फिर ऐसे इलाके में जहाँ पे मीटर रीडर जाते नहीं हैं, चेक नहीं हैं, और वापडा के मुलाजमीन की मिली भगत के साथ वहाँ से बिजली चोरी होती है। कराची, फाटा, बलूचिस्तान, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। तो ये IMF ने भी ये तमाम कुछ जानने के बावजूद सियासी कंसिडरेशन के तहत आपको कर्जे देते रहे हैं। ये 23वीं मरतबा कर्जा हमें मिला है IMF का, और उन सबको पता है, IMF को भी पता है, वर्ल्ड बैंक वालों को भी पता है कि यहाँ पे कितनी खराबी है इस निज़ाम में। उसके बावजूद वो उमरा को खुश करने के लिए, हुक्मरान घरानों को खुश करने के लिए कर्जे दे देते हैं, जिसका बेदरेग इस्तेमाल ये होता है कि 15 अरब रुपए आपने लैपटॉप स्कीम में दे दिए, 60 अरब रुपए ये गुज़श्ता हमारे वज़ीर आज़म जो हैं, जो आजकल लंदन में बैठे हुए हैं, वो एक्चुअली काम करने यहाँ आ जाते हैं, छुट्टी मनाने लंदन चले जाते हैं। लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब, अगर कर्जे नहीं मिलेंगे सर तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी? माज़रत के साथ हमारी तो मईशत है वो खड़ी ही इन सारे मामलात पर है। हमने हालिया दिनों में, बल्कि गुज़िश्ता दिनों में जब देखा IMF का बेल आउट पैकेज नहीं मिल रहा था तो जो गुमगू की सूरत हाल थी। आप क्या बात कर रहे हैं? IMF का पैकेज मिल गया तो उसके बाद उस वक्त रुपया कहाँ था और अब कहाँ है रुपया? मतलब हमारा डॉलर के मुकाबले में 30-35 रुपए का फर्क पड़ चुका है जब से IMF का डील भी हमें मिला है। मेरा ख्याल है अगस्त के शुरू में हुआ था, उसके बाद से 30-35 रुपए फर्क पड़ चुका है। उसके बाद से स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता है, कल क्रैश कर गया, उनको मुअत्तल करना पड़ा कारोबार। तो ये गोमगू की हालत, आप अब समझें ना समझें, हमारे बड़े वो लोग जो कि इसके जिम्मेदार हैं उनको इसका जवाब देना है कि इस मुल्क में इस वक्त चाहे रुपए का हाल देख लें, आप स्टॉक एक्सचेंज का हाल देखें, बैरोमीटर होता है, फिर आप गैस, बिजली, पेट्रोलियम,
इनकी प्राइसेस की वजह से पैदा हुआ बहरान देख लें, सरमाकारी ज़ीरो हो चुकी है। इसका बुनियादी तौर पे ताल्लुक रियासती इदारों पे एतमाद होता है। अगर रियासती इदारों पे एतमाद नहीं है तो फिर ये कुछ हो रहा है और ये कुछ होता रहेगा जब तक कि आपको कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आएगा जो सब आवाम को एतमाद में लेके बता सके कि बड़े मसाइल हैं, हमें छोटी हुकूमत रख के अपने अखराजात कम करके अपने मुरब्बे प्लॉट अपनी प्रिविलेजेस ये जो है ना हमारा सरकारी जो यहाँ का स्टाइल है कि आपके लिए ब्रीफ केस कोई उठा के कोई लाता है, गाड़ी का दरवाजा कोई खोलता है और गाड़ी कोई चलाता है। जब दफ्तर पहुंचते हैं वहां पे एक और बंदा दरवाजा खोलने के लिए खड़ा होता है, ब्रीफ केस आपका अंदर ले जाता है। ये जो स्टाइल है, क्या ये लोग हमारे जो हैं तो अमरीकी और बरतानवी और जर्मन जो वज़राए आज़म हैं उनसे बेहतर हैं क्या? वो सब अपने अपने ब्रीफ केस खुद ही गाड़ी में बैठते हैं, खुद ही। इम्तियाज़ गुल साहब, आप सर तमाम बातें आपने की, ये कहिएगा कि इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो प्रेशर अब बढ़ रहा है इंटरिम सेटअप के ऊपर भी, अवाम सरापा एहतजाज हैं, तो अब क्या लगता है कि अब जल्द अज जल्द इंतखाबात होते नज़र आते हैं? इंतखाबात देखें, हमारे पास कोई तिलिस्माती वो चिराग नहीं है जिससे पता चल सके कि जो जिन लोगों ने इस मुल्क को इस हालत तक पहुंचाया है क्या वो वाक़तन इस सूरत हाल से परेशान है या उन्हें ये टास्क दिया गया है कि आप आएँ यहाँ पे ये हंगामाराई होने दें, ये कैओस इंतशार फैलने दें। ये तो सारा उन पे है जिन और निगरान हुकूमत, ये जो मुझे इस पे भी बड़ा अफसोस भी होता है, गुस्सा भी आता है कि जो लोग कहते हैं कि जी निगरान हुकूमत तो 3 महीने के लिए आई है, इसमें क्या कसूर है। भाई निगरान हुकूमत के जितने लोग आए क्या वो बच्चे हैं? क्या वो दूध पीते बच्चे? उनको पता नहीं था कि किस किस्म के मसाइल हैं? वो तो उस निज़ाम के हिस्से के तौर पे आए हैं जिस निज़ाम के बायस ये मुल्क आज इस बहरान तक पहुंचा है। जब तक वो निज़ाम, उस निज़ाम के कलीदा लोग ये फैसला नहीं करेंगे कि ये मुल्क किस तरह चलना है, बुनियादी तौर पे ममालिक मईशतें एतमाद की बुनियाद पे चलती हैं और जिस मुल्क के ऊपर मुल्क से बाहर तो छोड़ें, मुल्क के अंदर ही एतमाद ना हो आवाम की बड़ी अक्सरियत का, वो निज़ाम संभलने वाला नहीं है। मुझे तो बड़ा अब डर लग रहा है कि कल को हमारे आपके घरों पे भी लोग हमले शुरू कर देंगे, चोरियां चकारी शुरू होगी जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। आप जिस मुल्क में जो बिजली और यूटिलिटीज़ के बिल हैं, बिजली गैस, वो अगर आप आम लोगों की तनख्वाहों से भी बढ़ जाएं, बिल्कुल, यानी दुनिया भर में होता है 1-2-3% आपकी कुल जो औसत आमदनी होती है उसके बराबर आपके यूटिलिटी के बिल आते हैं, बहुत हुआ तो 5% आ जाएंगे। यहाँ पे तो 40-50-60% तक बिल आ रहे हैं, बल्कि वो गरीब लोग जो 25-30 हज़ार जिनकी तनख्वाहें हैं उनके तो आमदनी से भी ज्यादा बिल आ गए, जिसकी वजह से चंद खुदकुशियां भी हुई हैं। तो ये तो उन लोगों का कसूर है जो लंदन में बैठे हुए हैं, उन लोगों का कसूर है जिनके विलास दुबई में, उन लोगों का कसूर है जो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, अगर आवाम की बात की जाए फिर से वही बात कि पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, बिजली, गैस, चीनी, हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है, जहां देखें वहां महंगाई है। निगरान हुकूमत भी हमें बेबसी नज़र आ रही है और हुकूमत के पास जो है वो गम और गुस्से से भरे आवाम के लिए रिलीफ देने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? आप क्या समझते हैं और कब तक हालात में बेहतरी आ सकती है? कि ये यहाँ पे बैठ के रिलीफ के हम जो फार्मूले वो डिस्कस नहीं कर सकते। रिलीफ के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, वो जब इक्तिसादी माहिरीन जब मिल बैठते हैं, जेन्युइन इक्तिसादी माहिरीन, किसी के हैंड पिक नहीं, तो वो फिर उनके पास फार्मूले भी होते हैं, उनसे राह निकले। फिर दूसरा हल ये होता है कि आप 2-4 बड़े बम इस्तेमाल करें, बड़े बड़े शहरों में गिरा दें ताकि चंद लाख 10-15 लाख लोगों को यहाँ से ख़त्म कर दें, आबादी का बोझ भी कम हो जाएगा, बिजली का बिल भी कम हो जाएगा, अखराजात भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आप छोटे छोटे बम गिरा रहे हैं आवाम के ऊपर, पेट्रोल की सूरत में, बिजली की सूरत में, गैस की सूरत में, बिल्कुल, और उसके नीचे लोग सिसक रहे हैं। अब दूसरा उसका इलाज ये है कि एक ही दफा सब पे बम गिरा दें, क्योंकि ये मुल्क आवाम का नहीं है, ये मुल्क एक अशराफिया का है जो एक जोंक की तरह इसका खून चूस रही है। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदियाल की रिटायरमेंट में तकरीबन 15 दिन बाकी हैं और इस वक्त में इलेक्शन और नैब तरामीम जैसे अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। आप क्या समझते हैं कितना वक्त लगेगा और क्या 15 दिन में ये तमाम अहम केसेस के जो फैसले हैं वो हो जाएंगे? देखिए, उमर अत्याब बंदियाल को भी तारीख कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी, इसलिए कि एक बंदा
अभी गिरफ्तार हुआ है साबिक वजीर आज़म इमरान खान, उस कानून के तहत जिस पे सदर ममलिकत ने दस्तखत नहीं किए और वो पहले ही मुतनाज़ हो चुका है, और नैब की तरामीम या दूसरी कई तरामीम हैं वो भी उस वक्त होती हैं जो इलेक्शन कमीशन के भी जो कानून है, जब तक 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट उसको मंजूर न करे उस वक्त तक ये कानून नहीं बन सकता, और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात सदर से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ तो एक कानून एक्चुअली एक मजाक सा बन गया है। मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि हम खामखा अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपना वक्त ज़ाया करते हैं इन तमाम बातों पे, इसलिए कि यहाँ पे जो लोग गए हैं और उनकी जगह जो लोग आए हैं वो बातें कर रहे हैं जो कि आज से 150-200 साल पहले लाकानून मुआशरों में हुआ करती थी, जहाँ पे वो मलिका कहती थी फ्रांस की कि अगर इनके पास रोटी नहीं है तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। हम तो उन हालात में आ गए हैं। लिहाजा यहाँ पे ये सारी बहस मुझे अब फजूल लगती है कि उमर अता बंदयाल ये वो, उनको तो जिस दिन वो बिल मुतनाज़ बना था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कि सदर ने कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए, वो तो उसी दिन उनको कोई उस पर हुक्म जारी करना चाहिए था, लेकिन उसके बुनियाद पे साबिक वज़ीर आज़म को 14 दिन का रिमांड दे दिया गया है। आई मीन ये कहाँ पे होता है, कौन से मौज़ब, और इसमें आप फिर चाहते हैं कि लोग सरकारी इदारों पे, रियासती इदारों पे एतमाद करें और वो एतमाद अवाम का बहाल हो। इम्तियाज़ गुल साहब, अगर चीफ जस्टिस उस वक्त कुछ एक्शन लेते तो फिर जो मुखालिफ पार्टीज हैं उनकी जानिब से बयान आ जाता जी कि ये जैसे हमेशा कहा जाता है कि लाडले को रिलीफ दिया जा रहा है या जो हमारी अदलिया है वो बाइस्ड है, इस तरह के फिर वो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हाँ देखें, ये लाडला वगैरह की बात करके हम फिर उन्हीं का बयानिया दोबारा वही माला जपना शुरू कर देते हैं। भाई आप उसूल की कानून की बात कर रहे हैं, लाडला किसी के ऊपर आप 150 मुकदमे बना दें, कोयटा में होने वाले कत्ल का FIR किसी पे डाल दें, मुझे बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। कल ही मुझे किसी ने बताया कि वो बंदा इधर रावलपिंडी का है, उसको उन्होंने लाहौर में पकड़ा हुआ है अभी तक। इस किस्म के आप मुकदमे बना दें और फिर उसको जब रिलीफ मिलती है तो आप कहें कि जी वो लाडला है। क्या ये बेहुदा किस्म की बातें इन लोगों ने शुरू की हैं जो चले गए हैं और जो इस वक्त बैठे हुए हैं। लाडला वाडला कोई नहीं, जब आप उसूल की बात करेंगे तो मुझे कोई कहेंगे जी ये PTI का है, मुझे कहेंगे ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, मुझे कहेंगे एंटी पाकिस्तान है। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, आइन में जो लिखा है अगर मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, चाहे वो चीफ जस्टिस है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, उसमें किसी को फेवर करने की क्या बात है। यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर ये है कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जी हमें कानून के मुताबिक चलना चाहिए। ये बात है जो उमर अता बंदयाल और बहुत सारे और जजों ने कही है, अगरचे उनको इनसे एक कदम आगे जाना चाहिए था, वो नहीं गए हैं। तो क्योंकि जब ये आर्गुमेंट जो है कि लाडला और आपकी आंखों का तारा खैर किसी और ने कहा था, ये तो चोर लोगों का एक आर्गुमेंट है, यानी उन लोगों का कि जो कि खुद 50 रुपए का एक बॉन्ड भरा था कि मेरे भाईजान बड़े बीमार हैं, वो 4 हफ्ते के बाद आ जाएंगे। ये खुद भी लंदन में जाके बैठ के इज अ डिफॉल्टर ऑन अ बॉन्ड ऑफ ₹50, और वो लोगों को कह रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि ये आंखों का तारा है। कितने शर्म की बात है कि आपके अपनी पेंदे में कितने छेद हैं और दूसरों के एक छेद की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।